So hello everyone, I welcome you all to the today's Hindu newspaper analysis। तो आज की इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला आर्टिकल हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 6 से। तो बेसिकली ये आर्टिकल एक न्यू बिल के बारे में है। बेसिकली उसकी ड्राफ्ट हमारे एंड ऑफ द जून तक आउट हो जाएगी। अब ये बिल है किसके बारे में? डिजिटल इंडिया बिल। अब इंडिया में होता क्या है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसे रेगुलेट करने का काम हम लोगों ने आईटी एक्ट के अंडर डाल रखा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि टेक्नोलॉजी काफ़ी तेजी से बढ़ती जा रही है, काफ़ी एडवांस होती जा रही है, जिसके कारण आईटी एक्ट हमारी पूरी तरह उसे कवर नहीं कर पा रही है। दो आईटी एक्ट में काफ़ी सारे अमेंडमेंट किए गए हैं ओवर द पास्ट जब से ये लॉन्च हुई है, बट फिर भी ये सारे प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं कर पा रही है। इसलिए अब इंडिया ने प्रपोज किया है कि अब वो इस आईटी एक्ट के बदले सभी टेक्नोलॉजी के लिए एक डिजिटल इंडिया बिल को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ये ऑलमोस्ट रेडी है, इसकी ड्राफ्ट बाय द एंड ऑफ द जून वो रिलीज कर देंगे और उसके बाद वो पार्लियामेंट में जाएगी और वहां से वो एक लॉ की तरह बाहर आ सकती है। तो इसके गोल के बारे में हमने चर्चा कर दिया है। इसकी इट्स गोल इज मेनली टैकलिंग द इमर्जिंग प्रॉब्लम या इमर्जिंग चैलेंजेस दैट आर कमिंग टू अस। अब इसके बाद आईटी एक्ट के कुछ ड्रॉबैक के बारे में बताया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर हम मीडिएटर की बात करें, मीडिएटर इन द सेंस इंटरमीडियरीज की बात करें, पाए जाते हैं बिटवीन द यूजर एंड द इंटरनेट। तो इसमें तीन तरह के लोग पाए गए हैं। सबसे पहला है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, जिनके पास एक स्मॉल ऑडियंस बोल सकते हैं, नॉट इन द सेंस की काफी स्मॉल ऑडियंस, पर फिर भी कुछ थाउजेंड। उसके बाद आते हैं सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, इसके पास एक ह्यूज पॉपुलेशन है। और आखिर में है हमारे ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरीज। तो इन तीन तरह की इंटरमीडियरीज हमारे ऑपरेट करते हैं इंडिया में। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है? अब हम लोगों ने आईटी एक्ट को जो इम्प्लीमेंट किया है वो सभी के लिए सेम है। एक कंडीशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी एक माइक्रोसॉफ्ट टीम है जो कि एक नेटवर्किंग साइट है, हमें पता है। वही दूसरी तरफ एक ओपन नेटवर्किंग साइट है। तो किसमें प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी इंफॉर्मेशन वायरल जल्दी होगी? बहुत ज़्यादा चांसेस है जो ओपन नेटवर्किंग साइट है। ओपन नेटवर्किंग साइट यानी कि व्हाट्सएप या फिर ट्विटर, इस तरह की चीज़ें जो कि ओपनली सबके पास अवेलेबल है और जिसकी ऑडियंस बेस काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह सेकेंड केस में किसी भी इंफॉर्मेशन के वायरल होने के चांसेस ज़्यादा है। बट क्या दोनों के लिए कोई अलग लॉ है हमारे इंडिया में? नहीं। आईटी एक्ट के अंडर दोनों के लिए हमारे पास सेम ही लॉ है। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। इसी में हमें यूरोप से सजेशन लेने के लिए भी सजेस्ट किया गया है। जैसे कि यूरोपियन यूनियन में हमारे डिजिटल एक्ट इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड फ्रेमवर्क फॉर अस। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ होस्टिंग सर्विस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सभी के लिए एक अलग अलग लॉ है। ऑस्ट्रेलिया में भी एक 8 फोल्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात कही गई है। तो इन सब चीज़ों से हमें सीखना है और उससे रिलेटेड एक लॉ इम्पोज करने की जरूरत है। इसलिए इंडिया एक न्यू लॉ के साथ आ रहा है जो कि है डिजिटल इंडिया बिल। दूसरा आर्टिकल हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 1 से, जिसकी एक्सटेंशन पेज नंबर 12 तक गई है। तो आज की इस आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। अब इस आर्टिकल में हमारे स्वयं से रिलेटेड बातें कही गई है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा। तो सबसे पहले हम मणिपुर की लोकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। मणिपुर में अगर देखा जाए तो हमारा एक वैली रीजन है जहाँ पे मेजोरिटी में है मेटीज, और हमारे हिली रीजन है जहाँ के ट्राइब्स हैं कुकीज एंड ऑल। अब कुकीज और मेटीज की ये लड़ाई अभी की नहीं है, ये काफी पहले की है, एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस। वहां से ये लड़ाई चलती आ रही है, जिसकी वजह से हमारे गवर्नमेंट ने एस्फा इम्पोज कर दिया था उस रीजन में, ताकि वहां के टसन को रोका जा सके। अब ये टसन किस बारे में था? सबसे पहला पॉइंट, हमारे जो ट्राइबल रीजन है यानी कि कुकीज, उनकी बहुत बनती है हमारे एक और ट्राइबल रीजन से जो कि रहते हैं म्यांमार में। अब ये कहना है वहाँ के गवर्नर का कि क्योंकि कुकीज और हमारे यहाँ के ट्राइबल पॉपुलेशन जो मेनली है चाइन, यहाँ पे इनकी इंसर्जेंसी हुई थी इस रीजन में, यानी कि इस हिली एरिया में। अब वहाँ के लिए उन्हें चाहिए कुछ पैसे,
तो जिसकी वजह से उन लोगों ने डिफॉरेस्टेशन करना स्टार्ट किया और ड्रग्स कल्टीवेशन स्टार्ट किया, जिसकी वजह से वहाँ के गवर्नमेंट को उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ा, जिसके कारण वो ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी नाराज थे। सेकेंडली, सुप्रीम कोर्ट ने मीटीज को ये परमिशन दे दिया कि आप भी एसटी कैटेगरी के अंडर आ सकते हैं, जिसकी वजह से ये सारा मामला काफ़ी वायलेंट रूप ले चुका था। अब वापस आते हैं इस आर्टिकल में। अब इस आर्टिकल में काफ़ी मिलिट्री एक्शन के बाद एक पैक्ट या फिर एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, जो कि था हमारा सो एक्ट। ये बेसिकली है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशनल एग्रीमेंट। अब इसमें था क्या? अब इसमें गवर्नमेंट ने वहाँ के ट्राइबल पॉपुलेशन जैसे कि कुकीज, उनके सारे वेपन्स को एक डुअल लॉकिंग सिस्टम में लॉक किया ताकि किसी तरह की कोई वायलेंस नहीं। तो डुअल लॉकिंग सिस्टम का मतलब हुआ कि इस कैंप में सारे के सारे वेपन्स कुकीज के रिजर्व है, जो कि गार्ड भी किया जाएंगे कुकीज के द्वारा, बट मिलिट्री उन पर नजर रखेगी। अब मणिपुर के चीफ मिनिस्टर मिस्टर एन बीरेन सिंह का कहना है कि उन लोगों ने वो पैक्ट तोड़ा, जिसकी वजह से उनको एक्शन लेने की जरूरत है, जिसके कारण काफी वायलेंस वापस से देखा जा रहा है। बट अमित शाह जी ने ये डिक्लेयर किया है कि वो वापस से सू एग्रीमेंट को इम्पोज करेंगे ताकि किसी तरह का कोई वायलेंस ना हो। सेकेंडली, इसमें यह भी बताया गया है कि जिस तरह हमारा एस्पा एक्ट कुछ रीजन से हटा दिया गया, जो कि मेनली हमारे मेटिस के साइड से था, उसकी वजह से वहाँ काफ़ी वायलेंस हो रहा है। जैसे कि यहाँ बताया गया, आउट ऑफ 92 पुलिस स्टेशन, 19 पुलिस स्टेशन से हमारे वो एस्फा को हटाया गया। अब जैसे यहाँ एस्फा हटाया गया है, यहाँ पे हमारे वायलेंस देखने के लिए मिल रही है, तो इसे भी कंट्रोल करने की जरूरत है। तो इस आर्टिकल को यहीं एंड करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ, जो हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 13 से। तो श्रीलंका की हालत बहुत खराब है। वो इंटरनेशनल डेब्ट में भी बहुत बुरी तरह डूबी हुई है। उसने कई कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा लोन लिया हुआ है या फिर डेब्ट लिया हुआ है, जिसे वो रिपे नहीं कर पा रही है। अब इसलिए श्रीलंका ने हमारे IMF से 3 बिलियन का लोन सैंक्शन करवाया है। अब हमें पता है IMF बिना कंडीशन के लोन देता नहीं है, जैसे कि हम लोगों ने खुद अपनी कंडीशन में भी देखा था। हमारे LPG कई सारे रिफॉर्म्स जो 1991-92 के आसपास आए थे, वो किस लिए थे? क्योंकि हम लोगों ने IMF से लोन लिया था। तो उसी तरह IMF ने श्रीलंका को भी सजेस्ट किया है उनके डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल डेब्ट को या फिर इंटरनेशनल रिलेशन को कुछ चेंजेस की जरूरत है। तो जिसके कारण हम लोग देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट एक वीक से वहाँ के बैंक्स बंद हैं, वहाँ वो डोमेस्टिक चेंजेस कर रहे हैं। सेकेंडरी, श्रीलंका ने कई सारी कंट्रीज से टाइम फ्रेम बढ़ाने के बात की है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि अब श्रीलंका पेमेंट की कंडीशन में नहीं है, तो वो चाहती है वो स्पैमिंग को, यानी कि वो टाइम स्पैन को जिसमें वो डेब्ट पे करे, वो थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए। और सेकेंडली, वो चाहती है कि थोड़ा रिकंसिलेशन भी उन्हें मिले, ताकि उन्हें उतना पेमेंट ना करना पड़े, क्योंकि उनकी हालत ऑलरेडी काफ़ी ख़राब है। अब इसमें हमारे कई सारे कंट्रीज, फॉर एग्जांपल इंडिया, जापान, फ्रांस, सभी डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरह डेब्ट की ट्रीटमेंट की जाए। इसमें हमारे पेरिस क्लब के बारे में बताया गया है, जो काफ़ी लोन प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट को हाईलाइट किया गया है कि चाइना ने अभी किसी तरह के कोई स्टेप नहीं लिए, वो बस एक फॉर्मली ज्वाइन तो किया कमेटी, बट एज ए ऑब्जर्वर। और फाइनली लास्ट पैरा में बताया गया है कि किस तरह ये हैम्पर कर सकता है, क्योंकि इसके वजह से वहाँ के प्रोविडेंट फंड, ट्रस्ट फंड, पेंशन जो कि लोगों ने सेव करके रखे थे, इंटरेस्ट रेट, इन सभी पे काफ़ी चेंजेस आएंगे। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि वहाँ के इन्फ्लेशन नीचे गए हैं और प्राइजेस में एज सच कोई खास डिफरेंस नहीं आया है, बट फिर भी अभी ऑलमोस्ट 5-6 दिन से वहाँ के सारे डोमेस्टिक फाइनेंशियल सेक्टर बंद है, और देखते हैं आगे क्या होता है। तो इस तरह हम इस आर्टिकल को भी एंड करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि हम लोगों ने पेज 6 से पिकअप किया है। तो इस आर्टिकल में हम लोगों ने इजिप्ट और इंडिया के बारे में बात की है। इजिप्ट और इंडिया का सारा इंफॉर्मेशन जो मेनली इस आर्टिकल में दिया गया है, जैसे कि अल हसीन मॉस्क की विजिट या फिर सारे के सारे पैक्ट जो कि साइन हुए हैं, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कल के वीडियो में कवर कर लिया है, तो हम वापस उस डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो इस आर्टिकल में इंडिया और इजिप्ट की कुछ सिमिलैरिटीज देख लेते हैं। सबसे पहले इस आर्टिकल में बात की गई है कैंप फॉलोअर्स की।
जैसा कि हमें पता है इंडिया और ना ही इजिप्ट, यानी कि दोनों ने किसी भी पोजीशन को सपोर्ट नहीं किया था जब हमारे यूएस और सोवियत यूनियन की वॉर चल रही थी। ये हमारा पहला पॉइंट था। सेकंड, हमें पता है कि हमारे रिपब्लिक डे पे इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर को एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था। थर्डली, यहाँ बताया गया है कि इजिप्ट ने रिसेंटली ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। ब्रिक्स इज बेसिकली ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, जिन लोगों ने मिलकर एक न्यू डेवलपमेंट बैंक को बनाया था। अब ये बनाया क्यों गया था? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे बैंक है। अब ये बैंक बनाया गया था क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे फंड प्रोवाइडर बेसिकली वेस्टर्न डोमिनेटेड है, तो इसलिए ब्रिक्स की एसोसिएशन ने मिलकर एक बैंक बनाया। अब ब्रिक्स अपने आप को एक्सपेंड भी कर रहा है। हम लोगों ने देखा है कि रिसेंटली काफी सारी कंट्रीज ने ज्वाइन किया है। अभी हाल फिलहाल में ही इजिप्ट ने भी इसे ज्वाइन कर लिया। अब फाइनली हम लोग एनडीबी के बारे में कुछ की पॉइंट्स अगर देख, इसे एक साथ लाने वाले हैं हमारे ब्रिक्स कम्युनिटी। इसकी हेडक्वार्टर हमारे चाइना में है, स्पेसिफिकली बोली जाए तो शंघाई में। अब ये सभी लोगों को फंड प्रोवाइड करने का काम करते हैं, काफ़ी लो नहीं बट मोस्टली लो इंटरेस्ट रेट पे, ताकि हमारे जैसे कंट्री फॉर एग्जांपल इंडिया को अगर कभी किसी मनी की ज़रूरत हो तो वो वर्ल्ड बैंक से जाने के बजाय वो हमारे एनडीबी में जा सकता है, जिनसे उन्हें भी फायदा होगा और हमारी ये बैंक भी चलती रहेगी। तो इस आर्टिकल के मेन पॉइंट को कल ही हम लोगों ने कवर कर लिया था और आखिर के कुछ कुछ छूटे हुए चीज़ों को हम लोगों ने आज देख लिया। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ, जो हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 12 से। पेज नंबर 12 में हमारे 149 डेथ की बात कही गई है इन द फर्स्ट 65 डेज। बट इसकी लोकेशन उतनी सेफ नहीं है, क्योंकि इन तक पहुंचने के लिए काफ़ी सारे टेरेन का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। सबसे मेजर कारण है डेथ का वो की है हार्ट प्रॉब्लम। तो इस तरह की वजह से हमारे 149 डेथ अभी तक ही देखने के लिए मिल चुके हैं। तो इस आर्टिकल में बेसिकली डेथ के बारे में बताया गया है, कितने लोग विजिट करते हैं एंड सो ऑन। इसमें बताया गया है कि ऑलमोस्ट 4 धाम से हमारा 7,500 करोड़ का कंट्रीब्यूशन होता है, जो कि हाईएस्ट शेयर ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड है। तो बेसिकली 4 धाम यात्रा यानी कि हमारी केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री एंड बद्रीनाथ, ये चारों हमारे सिचुएटेड है उत्तराखंड में, और इसे ही हम लोग कह देते हैं 4 धाम यात्रा। अब 4 धाम यात्रा सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, हमें पता है एक नेशन वाइड 4 धाम यात्रा भी है, जिसे हम कह सकते हैं बद्रीनाथ टेम्पल, सेकेंडली हमारी जगन्नाथ टेम्पल, रामनाथ स्वामी टेम्पल, और आखिर में गुजरात साइड हमारा द्वारकाधीश टेम्पल, जो हमारी नेशनल वाइड 4 धाम यात्रा को बनाती है। तो इस आर्टिकल में बस यही 2 पॉइंट रिलेवेंट थे। सबसे पहले 149 डेथ, रीजन था वहाँ की प्लेसेस, और आखिर में हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन देखा जो कि ऑलमोस्ट 7,500 करोड़ की कंट्रीब्यूशन होती है। अब आखिरी आर्टिकल हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 12 से। तो इस आर्टिकल में हम लोगों ने बात की है एनआरएचएस से नोटिस टू महाराष्ट्र ओवर टॉर्चर ऑफ 11 वर्क। अगर सच बताऊं तो इस आर्टिकल में एज सच कोई रिलेवेंट डेटा नहीं है। इस आर्टिकल में बस बताया गया है कि किस तरह वहाँ बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट को बिल्कुल पूरी तरह वायलेट किया जा रहा है। वहाँ के वर्कर्स को ऑलमोस्ट 12 घंटे काम करवाए जा रहे हैं, वो भी विदाउट वेजेस। वहाँ के वर्कर्स को भागना वहाँ से ज़्यादा आसान लग रहा है। तो ये सब रिलेवेंट नहीं है। हाँ, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है वो है हमारी NHRS यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके कुछ फैक्ट्स को बस हम याद रखेंगे। सबसे पहला फैक्ट, NHRS इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि बनाई गई थी 12 अक्टूबर 1993 में। क्यों? क्योंकि हमें प्रोटेक्ट करना था ह्यूमन राइट एक्ट। उसे लेटर अमेंड भी किया गया था 2006 में। अब NRHM हैज सेलिब्रेटेड इस सिल्वर जुबली यानी कि 25 साल उन लोगों ने कंप्लीट किए हैं हमारे अक्टूबर 2018 में। इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो वो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, और ये हमारे पेरिस प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है। अगर हम पेरिस प्रिंसिपल को भी समझ लें तो पेरिस प्रिंसिपल में 6 प्रिंसिपल आते हैं, जो कि एक बोर्ड मैंडेट यूनिवर्सल ऑन यूनिवर्सल ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड,
ऑटोनॉमी फ्रॉम गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंस एंड सो ऑन। तो इन 6 प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए हमारी NHRS काम करती है और इनका मेन एजेंडा है लाइबिलिटी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो बस यही फैक्ट हम याद रखेंगे। NRHM हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसकी स्टैब्लिशमेंट 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। इसकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करते हुए ध्यान रखती है कि सबको लाइबिलिटी, इक्वालिटी और डिग्निटी मिले। तो इस तरह हम लोगों ने आज की हिंदू पेपर एनालिसिस को कंप्लीट कर लिया है। I hope you like this video. If you liked our initiative, do press the subscribe button. We will keep posting Hindu analysis on the daily basis at and around 8 PM. तो फाइनली अब हम मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। बाय बाय, सी यू ऑल।